Good morning to all of you. Myself Anil Kumar, your teacher, your mentor, your friend. Today my topic is some important examples of thermal decomposition reaction. तो जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इन 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आज हम थोड़ा सा कुछ उसके उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसा कि क्रियाकलाप 1.5 आप देख रहे हैं। उद्देश्य दिए फेरस सल्फेट माने FeSO4 को गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना। आवश्यक सामग्री एवं उपकरण, हम लोगों के पास क्वथन नली होनी चाहिए, फेरस सल्फेट होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए, इत्यादि 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या? क्रियाकलाप। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। तो हल्के भूरे रंग का होता है क्रिस्टल, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। 2 ग्राम हमको लेना है। अब क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। आप देख रहे हैं एक बालिका चित्र के माध्यम से दिखाई गई है और उस बालिका द्वारा एक बर्नर द्वारा उसके ऊपर एक परख नली रख करके उसको स्टैंड से लगा करके दूर पकड़ी हुई है और परख नली में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। जैसे इसको गर्म किया जाएगा वैसे हमको 3 चीज़ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। तो हमें क्या क्या करना है पहले हम ध्यान से देख लें। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेना है। दूसरा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग को ध्यान से देखना है। हल्के भूरे रंग का रहता है, बहुत हल्का भूरा रंग। तो इसे हम ले लेंगे। लेने के बाद परख नली में रख करके उसको स्टैंड से पकड़ लेंगे और बर्नर को जला करके उसके ऊपर रखेंगे, गर्म करेंगे। तो क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें, क्योंकि वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्वथन नली, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल कहाँ रहेगा? आपका परख नली में रहेगा, जिसको हम स्टैंड से पकड़े रहेंगे। बर्नर आपका नीचे रहेगा, वो जलेगा। जब जलेगा तो हमको क्या मिलेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने पर तथा गंध सूंघने से हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ें निकलेंगी, SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमने पहले ही बताया कि भूरे रंग का क्रिस्टल रहता है। हरे भूरे रंग के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह लाल भूरे रंग के अवशेष में बदल जाता है। तो लाल भूरे रंग का अवशेष क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो निष्कर्ष, गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है। FeSO4 का क्रिस्टल क्या रहता है? हरा भूरा, हल्का हरा भूरा रहता है। तो जब गर्म करेंगे तो रंग उसका गायब हो जाता है। तो गायब होता है, क्या बनता है? लाल भूरे रंग का हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन होगा 2FeSO4, तीर के ऊपर गर्म, आगे बढ़ाएंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अतः इस अभिक्रिया को देखने पर यह कहा जा सकता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। यह एक वियोजन क्रिया है।
वियोजन क्रिया का मतलब यह कुल मिलाकर के मुख्य रूप से देखा जाए तो ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है, क्योंकि परिभाषा हमने बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को गर्म करने पर, अभिकारक के एक अणु को गर्म करने पर वह उत्पाद के 2 या 2 से अधिक अणु दे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, उत्पाद के अणुओं को ठंडा करने पर अभिकारक प्राप्त नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया आपने देखा फेरस सल्फेट का गर्म करने वाला, यह आपका ऊष्मीय अपघटन के अंतर्गत आएगा, जो कि एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया है। जब हम चावल, गेहूं या आलू खाते हैं तब इन पदार्थों से प्राप्त स्टार्च का शर्करा में तथा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में वियोजन हो जाता है। तो स्टार्च का शर्करा में वियोजन होगा, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में वियोजन होगा, तो हमारा जो भोजन होगा पचेगा, तो हमें ऊर्जा मिलेगी जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन अपने कार्यों में लेते हैं, हम करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि फेरस सल्फेट को कैसे हम गर्म करेंगे। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ऊष्मीय अपघटन का ही है यह उदाहरण। तो देखते हैं उद्देश्य, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का पता लगाना, माने ऊष्मीय अपघटन यहाँ देखेंगे। आवश्यक सामग्री एवं उपकरण क्या लेना है, क्वथन नली लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है, परख नली होल्डर, बर्नर आदि। तो क्रियाकलाप पहला पॉइंट हम चलेंगे, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। तो जैसे ही आप गर्म करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा और लेड ऑक्साइड बन जाएगा। तो लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन NO2 का उत्सर्जन आप देखेंगे। तो रिएक्शन इसमें आपका NO3 PbNO3 का होल ट्वाइस, तीर के आगे PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसी को संतुलित कर लेंगे तो आपका लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय अपघटन हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड को भी सूर्य के प्रकाश में जैसे रखेंगे वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, यह प्रकाश अपघटन का उदाहरण है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड का भी गुण होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। जैसा कि हम प्रकाश अपघटन में बताए थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अणु प्रकाश के द्वारा टूटे, प्रकाश के द्वारा 2 खंडों में विभक्त हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग जैसे आज के 10 साल पहले आपके जो फोटो बनती थी, आपके जो फोटोग्राफी होती थी, फोटोग्राफी में निगेटिव मिलता था, श्याम श्वेत फोटोग्राफ माने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ तो मिलता था। तो वह पहले निगेटिव निकलता था, काला काला रहता था, जिसे फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। तो उसमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही उसे दो खंडों में तोड़ा जाता था और बाद में चल करके हमें साफ फोटो मिल जाती थी। अतः वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे NCERT में पाठ्यनिहित प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। धन्यवाद।